साथियों आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के 50 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से आप प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीजन कारक हमें बताना है, ठीक है साथियों। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है साथियों, आयोडीन, ठीक है। तो आपको बताना है। तो देखिए सबसे जो ज़्यादा ऑक्सीजन कारक है हमारा वो क्या है साथियों, फ्लोरीन है। आपको एक बात यह भी याद रखना है साथियों, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मक मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करना चाहता है साथियों, ग्रहण करना चाहता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए हमारा सही हो जाए। सबसे ज़्यादा क्या है, यह ऑक्सीकारक है, ठीक है। देखिए 2 नंबर प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुण नहीं है, ठीक है। अणुसंख्य गुण कितने होते हैं, तो आपको याद होगा 4 होता है, ठीक है। परासरण दाब होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का अवनमन होता है, तो वाष्प दाब का अवनमन होता है, ठीक है साथियों। वाष्प दाब नहीं होता है, इसलिए हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारे साथियों सही हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पूछता है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए साथियों इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथियों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अर्धपरागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली से साथियों प्राशन की क्रिया में अर्धपरागम्य झिल्ली से कौन निकल पाते हैं, तो आपको याद होगा कि केवल अर्धपरागम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही निकल पाते हैं, ठीक है साथियों। विलायक के अणु ही निकल पाते हैं, विलय के अणु नहीं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे साथियों सही हो जाए। विलायक के अणु जिसकी सांद्रता कम होती है वही निकल पाते हैं, आपको याद होगा बातें, ठीक है। देखिए 3 नंबर प्रश्न साथियों, साधारण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होती है मतलब वो तापक्रम पर निर्भर नहीं होती है, ठीक है साथियों। क्या मोल रहता है, क्या सामान्यता है, क्या मोलर रहता है, ठीक है साथियों। तो देखिए मोलर रहता है जो साथियों है यह हमारा स्वतंत्र होती है तापक्रम से, मतलब यह ताप पर निर्भर नहीं करती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर प्रश्न साथियों कि जल में H2Cl2 बन रहा है साथियों। हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2HCl। सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि हम सिंपल रूप से क्या निकालते हैं साथियों, अभिकारक का जो गुणांक होता है उसको हम क्या साथियों जोड़कर निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो, जब हम सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है साथियों। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 नंबर प्रश्न है साथियों कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने Na आयन से घिरा रहता है। मतलब जो ये Cr है साथियों, NaCl मतलब देखिए यहाँ पर Cr नहीं होगा, Cr नहीं है साथियों, Cl होगा, ठीक है, Cl होगा। जो Cl आयन है ये कितने Na है, मतलब Na से कितने Na से घिरे रहते हैं, इसके चारों तरफ कितने Na रहते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ साथियों 6 Na रहता है, ठीक है, मतलब 6 सोडियम के अणु रहता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा साथियों सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थिति है, तो 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थिति आपको याद रखना है साथियों, CHCl में पाई जाती है, ठीक है साथियों, CHCl में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हम लोगों का। अब देखिए ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आपको बताना है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, क्या एंथ्रासाइड तो कहेगा नहीं, हीरा तो भाई भी नहीं है, ठीक है साथियों, चारकोल भी नहीं, क्या हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या है साथियों, ये हमारा क्या साथियों अधातु है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है हमारा अधातु, ये अधातु होते हुए क्या साथियों ये विद्युत का क्या करता है साथियों चालक करता है, ठीक है, विद्युत का चालक करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष होते हैं, तो फ्रेंकल तथा शॉर्टकी आपको याद रखना है जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। AgBr में पाया जाता है फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष, ठीक है। AgBr ऑप्शन नंबर देखिए सी सही हो जाएगा। अब देखिए NCl मतलब सॉरी क्या H2SO4 दिया है साथियों। H2SO4 क्या है आपको बताना है, तो देखिए आप जानते होंगे H2SO4 क्या है साथियों, हमारा अम्ल है, ठीक है साथियों। क्या है हमारा अम्ल है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हम क्या साथियों ए सही लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए उप धातु हमें बताना है, ठीक है। उप धातु ऑप्शन देखिए कौन है साथियों उप धातु में, तो देखिए ऑप्शन है साथियों क्या सल्फर है, क्या एंटीमनी फास्फोरस है, या बी है, ठीक है साथियों, या बोरॉन, इसको क्या कहते हैं साथियों बोरॉन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एंटीमनी साथियों क्या हमारे साथियों उप धातु है, ठीक है। एंटीमनी हमारे उप धातु आपको मालूम होगा, ठीक है। अब देखिए कि सफेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं, तो देखिए सफेद फास्फोरस बहुत ही क्रियाशील होता है, ठीक है साथियों। इसको वायु के संपर्क में जैसे ही आता है यह क्या लेता है आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको द्रव में रखते हैं। कौन सा द्रव में, तो जल में रखते हैं, ठीक है साथियों, जल में रखते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा
सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है, मतलब कोई भी आयन है साथियों उसका स्कंदन प्रभाव किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। क्या संयोजकता के चिन्ह पर, संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर, आवेश के चिन्ह पर, आकार पर। तो देखिए साथियों हमारी जो स्कंदन का जो प्रभाव निर्भर करता है संयोजकता आवेश के चिन्ह पर। ठीक है, संयोजकता आवेश के चिन्ह पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न साथियों लिखा गया है कि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, मतलब किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य आपको बताना है। अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है मतलब क्या घटाता है बढ़ाता है। देखिए ये बिल्कुल सही है। संक्रियण ऊर्जा को घटाता है। देखिए साथियों उत्प्रेरक जो कार्य करता है सक्रियण ऊर्जा को घटाने का भी कार्य करता है। ठीक है, अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टिकोण से अपरिवर्तित, मतलब उसमें क्या रासायनिक दृष्टिकोण से अपरिवर्तित मतलब उसमें कुछ ना कुछ यह परिवर्तन करता है। ठीक है, मतलब देखिए हमारा जो ए बी और सी जो तीनों बात कही गई, तीनों बातें क्या साथियों सही है। ठीक है, इसलिए हम डी ऑप्शन को चुने। ठीक है, डी ऑप्शन ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है साथियों, अब देखिए किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाते, प्रभावी उत्प्रेरक किस प्रकार की धातुएं बनाते आपको बताना है। क्या क्षारीय धातु या संक्रमण धातु या क्षारीय मृदा धातु या रेडियो सक्रिय। ठीक है साथियों, तो आपको याद होगा कि क्षारीय धातु जो साथियों सॉरी क्या संक्रमण धातु हमारी क्या बनाती है प्रभावी उत्प्रेरक का निर्माण बनाती है। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न साथियों कि तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिए लिखा गया साथियों क्या प्लेटिनम निकेल मोलिब्डियम या V2O5 का निर्माण किया जाता है। तो देखिए आपको याद है साथियों कि निकेल का इसमें उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, आपको साथियों एक काम कर लेना है कि आप जितने भी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं आपको साथियों लिखते चलना है। लिखने से क्या होगा आपका रिवीजन होगा, आप उसे क्या झड़तिया पढ़ लेंगे। ठीक है, आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, PDF तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 16 नंबर प्रश्न कि किसी विधि से द्रवण द्रवण सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत विच्छेदन का कर सोडियम प्राप्त किया जाता है। मतलब वो कौन सी विधि है जिसमें द्रवण जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है साथियों उसको तोड़ जाता है, उसको क्या विच्छेदन मतलब उसको तोड़ दिया जाता है और तोड़कर हमें सोडियम प्राप्त किया जाता है। वो उस विधि का हमें क्या बताना है साथियों नाम बताना है। तो देखिए कास्टनॉन विधि है, क्या साइनाइड विधि है या डाउन डाउन विधि है। ठीक है साथियों, तो देखिए कास्टनाइड विधि के द्वारा ही क्या हमें सोडियम की प्राप्ति होती है इस विधि द्वारा। ठीक है साथियों, अब देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिए साथियों लिखा गया है कि जिंक के विद्युतीय शुद्धिकरण में, तो जिंक के विद्युतीय शुद्धिकरण में क्या होता है आपको बताना है। क्या ग्रेफाइट का एनोड होता है आपको बताना है। जो एनोड होता है साथियों क्या वो ग्रेफाइट का बना होता है या अशुद्ध जिंक का कैथोड होता है, क्या अशुद्ध जिंक का कैथोड बना होता है। धातु आयन एनोड पर अपचयित होता है। अम्लीय जिंक सल्फेट का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाए। अम्लीय जिंक सल्फेट का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट में रूप में किया जाता है, मतलब वैद्युत अपघटन में किया जाता है अम्लीय जिंक का। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि DNA आपको लिखा है प्रश्न साथियों डीएनए संरचना में एडेनिन तथा थायामीन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या। तो देखिए इनके बीच जो हाइड्रोजन बंधन होता है साथियों वह 2 होता है। आपको याद रखना है कितना होता है साथियों 2। ऑप्शन नंबर बी हम सही लगा देंगे। ठीक है, देखिए देखिए स्वतः अपचयन विधि से निम्न निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, स्वतः अपचयन विधि में किस धातु का, तो आपको याद रखना है कॉपर और तथा साथियों पारा का, कॉपर और पारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न साथियों निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है, मतलब प्रकृति बहुलक का उदाहरण हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है साथियों प्रोटीन सेलुलोज रबड़ उपयुक्त सभी। तो देखिए हमारा रबड़ साथियों सही हो जाएगा। आपको याद रखना प्रोटीन जो होता है साथियों हमारा शरीर निर्माण नहीं करता है, ये प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर प्रश्न साथियों कि K4 FeCN6 है। तो देखिए K4 FeCN साथियों क्या है, यह हमारा लवण है। ठीक है साथियों लवण है। इसमें लिगेंड का क्या काम कर रहा है, तो लिगेंड है साथियों CN। लिगेंड कौन है साथियों CN। और जो ये Fe जो लौक रहा है साथियों Fe जो क्या है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है साथियों केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, आपको ये भी बातें पूछी जाती है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा गया साथियों CrNH3 4
Cl2 में Cl दिया है, फिर यहाँ पर देखिए साथियों Cl दिया में लिगेंड है, तो लिगेंड बताना है, ठीक है साथियों। तो देखिए लिगेंड जो भी होगा ये बड़े कोष्ठक के अंदर ही होगा, ठीक है साथियों। बड़े कोष्ठक के अंदर आपको एक बात याद रखनी है साथियों, जो शुरू में लिखा रहता है वो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ देंगे तो जो भी बचता है वो हमारा क्या होता है, लिगेंड होता है। यानी इसमें लिगेंड ये होगा, ठीक है साथियों। इसमें लिगेंड कौन हो जाएगा, तो इसमें लिगेंड कौन हो जाएगा, तो देखिए इसमें लिगेंड ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा क्या लिगेंड होगा, NH3 और Cl हमारा क्या होगा साथियों, ये लिगेंड हो जाएगा। तो देखिए क्या NH3 सिर्फ तो नहीं, Cl नहीं, NH3 तथा Cl दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सब का सही हो जाएगा, ठीक है साथियों, हम लोगों का सही हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या बताना है, क्या +1 होता है, क्या 0, -1 या इनमें से सभी। तो सोना का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, तो जिसमें साथियों अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं वही उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड Cr2O3 हो जाएगा ऑप्शन करना, ठीक है साथियों। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर हम ए सही लगा देंगे। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न साथियों लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है साथियों। सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कौन दर्शाती है आपको बताना है, क्या लोहा होता है, क्या मैंगनीज होता है, क्या भी होता है, क्या क्रोमियम होता है, ठीक है साथियों। तो देखिए आपको याद होगा मैंगनीज जो होता है साथियों सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +7 होती है, आपको याद होगी, ठीक है साथियों। कितनी होती है, +7, ठीक है, +7, ठीक है, +7 होती है। अब देखिए 26 नंबर साथियों निम्नलिखित में से कौन समूह सिक्का धातु कहते हैं। तो देखिए सिक्का धातु कॉपर को कहा जाता है, और एजी मतलब क्या होता है साथियों, एजी का होता है, और एयू मतलब चांदी, या एयू मतलब क्या साथियों, सोना का कहा जाता है सिक्का धातु, ठीक है। सिक्का धातु ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न साथियों अमलगम का आवश्यक अवयव, अमलगम का जो आवश्यक अवयव मतलब देखिए आवश्यक कहने करते हैं अमलगम में क्या हमेशा रहेगा, ठीक है साथियों। अमलगम में कौन हमेशा रहेगा, तो अमलगम में साथियों एक जो रहता है पारा हमेशा रहेगा, ठीक है साथियों। कोई भी अमलगम हो उसमें पारा रहेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हम सही लगा देंगे, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28 नंबर साथियों प्रश्न व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप है। व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या, ढालवा या पिटवा या इस्पात या कच्चा लोहा, ठीक है साथियों। तो देखिए पिटवा लोहा साथियों इसका उदाहरण है, ठीक है, शुद्ध रूप का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न साथियों कि फैन पलावन विधि में सामान्यतः उपयोग नहीं लाने वाला आपको बताना है, ठीक है साथियों, कोलेंट्रस, ठीक है, कोलेंट्रस है। तो देखिए कौन सा जो साथियों फैन पलावन विधि में उपयोग नहीं किया जाता, आपको सिंपल रूप से याद रखना है, ठीक है साथियों। तो देखिए तारपीन का तेल उपयोग किया जाता है, वसा अम्ल उपयोग किया जाता है, जेंथेट का भी उपयोग किया जाता है, नारियल तेल का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। आपको एक बात और याद रखनी, फैन फलावन विधि से साथियों सल्फाइड अयस्कों का क्या साधारण किया जाता है, ठीक है, सल्फाइड अयस्कों का साधारण किया जाता है, ठीक है। आपको ये बातों भी याद रखनी है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न सीना बार है, तो सीना बार का जो सूत्र आपको बता देना, तो सीना बार का सूत्र होता है AgS, यह क्या साथियों पारा का एस है, पारा का एस के ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जारण मुख्य कार्य, तो जारण का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है साथियों, अयस्क की ऑक्साइड में परिवर्तन करना है, तो कहिए बिल्कुल है साथियों। उड़नशील अशुद्धियों को बाहर निकालना यह भी काम है। तो सीधे साथियों धातु मल बनाते, धातु मल इसका बनाना कार्य नहीं है, ठीक है। जो हम गालक मिलाते हैं वह क्या साथियों अशुद्धियों के साथ मिलकर क्या धातु मल का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए यानी हमारा ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए साथियों देखिए हमारा डी ऑप्शन दिया है साथियों, ए बी दोनों, ठीक है, ए बी दोनों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 32 नंबर प्रश्न कोई खनिज अयस्क कहलाता है यदि, मतलब कोई भी खनिज होगा साथियों आपको याद होगा कि जो सभी खनिज होते हैं अयस्क नहीं होते, लेकिन जो सभी अयस्क होते हैं वे क्या खनिज होते हैं, ठीक है। तो कोई भी खनिज अयस्क कहलाता है, मतलब कोई भी खनिज अयस्क कब कहलाएगा आपको बताना है। इससे उत्पन्न न की जा सके, मतलब धातु इससे जिससे मतलब जो वैसा खनिज जिससे धातु न उत्पन्न किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं, तो बिल्कुल नहीं, यह तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही गलत हो जाएगा। उत्पन्न की जा सके मतलब जिससे धातु उत्पन्न की जा सके, तो देखिए जिससे धातु उत्पन्न की जा सके यह तो थोड़ी बात सही है, ठीक है।
आगे लिखा है साथियों, इससे लाभदायक रूप से प्राप्त की जा सके, मतलब धातु लाभदायक रूप से प्राप्त की जा सके, मतलब बी तो ऑप्शन गलत हो गया। लाभदायक रूप से कहने का अर्थ है साथियों हमें कुछ हानि भी ना हो, मतलब कम खर्च लगे, उस तरह से हमारा क्या धातु की प्राप्ति हो जाए। बहुत महंगी होती है ये तो होबे ना करेगा, ठीक है। माने ऑप्शन नंबर सी हम लोगों के साथियों सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व, तो पृथ्वी की सतह पर देखिए आयरन क्या है, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार हमारे साथ एल्युमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 34 नंबर आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क, आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है साथियों, क्या सीडेराइट है, हेमेटाइट है, पाराइट, बक्साइट। बक्साइट किसका एक से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम का अयस्क। फिलहाल हमें बताना है साथियों क्या आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है, तो हेमेटाइट है, आपको याद रखना है हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न है साथियों कि कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कणों का आकार, कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻9 मीटर तक होता है, ठीक है साथियों। मीटर में आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। नहीं देखिए ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाए, ठीक है साथियों। और यदि आपको सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर आपको याद रखनी है, ठीक है साथियों। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न है साथियों कि सभी लेथनाइड के लिए कौन कौन सी निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है। तो देखिए सभी लेथनाइड के लिए साथियों ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, आपको याद रखनी +3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न कि क्रिस्टल लाम कोलाइड में भिन्न होते हैं, मतलब क्रिस्टल लाम कोलाइड में साथियों क्या अलग होता है आपको बताना है। कणों की आकृति, कणों का आकार, वैद्युतीय व्यवहार, विलयता में, ठीक है साथियों। तो देखिए आपको कणों का आकार क्या सही लगा दें, क्योंकि कणों का आकार क्रिस्टल लाम कोलाइड में क्या होता है साथियों अलग होता है, ठीक है, अलग होता है। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न साथियों कि लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि, मतलब देखिए लवण सेतु में साथियों आपको देखे होंगे यहाँ पर आता है इस तरह से क्या हमारा यू आकार के लवण सेतु बना होता है। इसमें लवण सेतु में KCl का उपयोग क्यों किया जाता है आपको बताना है। यह एक वैद्युत अपघट्य है, यह वैद्युत का सुचालक है, यह जिलेटिन के साथ गाढ़ा विलय बनाता है, यह K+ या Cl- आयनों के चालकत्व लगभग बराबर है। तो देखिए साथियों K+ तथा Cl- आयनों का चालकत्व बराबर इसलिए किया जाता है KCl का प्रयोग लवण सेतु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाए साथियों सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न साथियों देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मैक अर्थ विधि से किया जाता है। तो मैक अर्थ विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए Ag मतलब क्या चांदी का निष्कर्षण इस विधि से साथियों किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला 40 नंबर प्रश्न साथियों, ठीक है कि उस प्रक्रम को क्या कहते हैं आपको देखिए यहाँ पर परिभाषा दिए गए, जिसमें किसी अशुद्ध कोलाइड विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के अणु और आयन क्या पार्चमेंट झिल्ली से होकर बाहर निकल जाते हैं परंतु कोलाइडी कण नहीं, ठीक है साथियों। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं तो आपको याद रखो इस प्रक्रम को अपोहन कहते हैं, ठीक है साथियों, अपोहन कहते हैं, आपको याद रखने अपोहन हमारा क्या है साथियों सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का साथियों सही हो जाएगा। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न साथियों कि प्लेटिनियम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करते हैं। तो प्लेटिनियम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य कौन करता है आपको बताना है। सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, आर्सेनिक के ऑक्साइड या अमोनिया और ऑक्सीजन का ऑक्साइड। तो देखिए साथियों आर्सेनिक का जो ऑक्साइड है इसके लिए क्या साथियों विष का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाए साथियों सही हो जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है साथियों कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है। तो देखिए उत्प्रेरक की क्रियाशीलता साथियों मुक्त संयोजकता के संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है साथियों, मुक्त संयोजकता के संख्या पर निर्भर करती है। तो देखिए क्या ऑप्शन में है, तो देखिए द्रव्यमान पर तक ये नहीं, विलयता पर नहीं, कणों के कार्य पर भी नहीं, ठीक है साथियों, मुक्त संयोजकता के आकार पर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न साथियों लिखा गया प्रश्न हम लोगों का कि बरावनी गति का कारण है, मानी बरावनी गति क्यों कोलाइडी विलयन में होता है आपको बताना है, ठीक है। ऊष्मा का द्रव अवस्था में परिवर्तन, वैद्युत धारा का प्रवाह,
परिक्षेपण माध्यम में कणों के कोलाइडी कणों का निरंतर टकराव, ठीक है साथियों। कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण बल। तो देखिए जो परिक्षेपण माध्यम के कणों का कोलाइडी कणों का निरंतर टकराव है, यही साथियों बरावनी गति का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कोलाइडी कणों का आकार। हमने पीछे ही बताया साथियों कि कोलाइडी कणों का आकार यदि सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ होता है, ठीक है। 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए निम्न में से किस प्रकार की औषधि या बुखार कम करते हैं। देखिए आपको ये ट्रिक से याद रखना चाहिए। बुखार को संस्कृत में क्या करते हैं, बुखार को संस्कृत में ज्वरण कहते हैं, ठीक है सर। तो ज्वरण कहते हैं और ज्वलन बुखार का संस्कृत में क्या कहते हैं, तो ज्वलन कहते हैं। और ज्वलन मतलब बुखार को कम करने के लिए क्या ज्वलनाशी दवाई का मतलब ज्वलनाशी, इसका क्या साथियों आंसर हो जाए ज्वलनाशी, ठीक है साथियों। ज्वलनाशी मतलब बुखार को नाश करने वाला, ठीक है, ज्वलनाशक या ज्वलनाशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का साथियों सही हो जाएगा। हम देखिए 46 नंबर, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। तो देखिए वेग स्थिरांक के लिए सूत्र होता है साथियों मोल बटे में लीटर, इसका जो होल पावर 1 - n और सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है साथियों। सेकेंड इनवर्स यहाँ पर n क्या है तो साथियों, तो यहाँ पर n आपको याद रखना है, n हमारी क्या है कोटि है, ठीक है साथियों। तो देखिए हमारे किस कोटि के लिए पूछ रहे हैं, तो प्रथम कोटि यानी 1 रख देंगे। यहाँ पर 1 रखेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, पावर कुल क्या साथियों 0 हो जाएगा, यानी हमें क्या बच जाएगा, केवल सेकेंड इनवर्स बच जाएगा, ठीक है साथियों। यानी सेकेंड इनवर्स ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाए, ठीक है। सेकेंड इनवर्स बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न कि कौन अणुसंख्य गुण नहीं है, ठीक है साथियों। अणुसंख्य गुण धर्म नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो यह है पाई भी है साथियों, प्राशन दाब, ठीक है। और डेल्टा टी भी है, के बी नहीं है, ठीक है साथियों। के बी हमारा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है साथियों डी सही हो जाए, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाए बिल्कुल। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न, हीलियम का मुख्य स्रोत है हवा है, क्या रेडिनियम है, ठीक है साथियों, क्या मोनाजाइड या जल है। तो देखिए हीलियम का मुख्य स्रोत साथियों मोनाजाइड है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग सही लगा देंगे। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न है साथियों कि गति समीकरण दिया है साथियों के लिए अभिक्रिया की क्या अभिक्रिया चाहे कहिए चाहे प्रतिक्रिया की कोटि आपको बताना है, ठीक है साथियों। तो क्या हम अभिकारकों के घातों के योगफल को ही क्या कहते हैं साथियों अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मतलब इसका घात दिया 3/2, इसका 1/2, बट्टे पे जोड़ कर दिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 क्या था 4, यानी क्या जाए साथियों कट जाएगा, तो यानी 2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। और देखिए आज का अंतिम प्रश्न साथियों कि शून्य कोटि प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई, ठीक है साथियों। इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पीछे जो हमने सूत्र बताया साथियों उसी सूत्र पर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार और सूत्र बता दे रहे हैं साथियों कि मोल बटे में लीटर पावर n-1 - n और सेकेंड इनवर्स, ठीक है साथियों। यहाँ पर क्या करना है, वो n के जगह पर साथियों क्या रख देना है, आपको 0 रख देना है, ठीक है। आपको आंसर तो पता ही चल गया, आंसर आप बताइएगा कौन होगा, ए बी या सी डी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए साथियों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों शेयर कीजिए, ठीक है साथियों। चलिए धन्यवाद।